नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते और पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर फिरौती पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा संघर्ष विराम समझौते पर संकट के बादल। इजराइल ने हमास पर कुछ शर्तों से पीछे हटने का लगाया आरोप। कहा सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद लगेगी मुहर। हमास ने दावे को किया खारिज। कहा अपने वादे पर कायम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का यूक्रेन दौरा। 100 साल की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का दिया भरोसा। जेलेंस्की ने कहा ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन बढ़ाएगा ड्रोन उत्पादन। कीव पर रूसी हमला। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रिडरिक्सन ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात। कहा ग्रीनलैंड खुद तय करेगा अपना भविष्य। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की जता चुके हैं इच्छा। रोसेन ज़िल्याज़को बने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री। अक्टूबर में हुए चुनाव में दर्ज की थी जीत। पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण सरकार गठन में लगा 2 महीने का समय। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद क्यूबा ने रिहा करना शुरू किए राजनीतिक कैदी। बदले में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजकों की सूची से हटाया। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे कतर ने संघर्ष विराम समझौते की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी संघर्ष विराम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी देनी थी, लेकिन इजराइल ने हमास पर समझौते की कुछ शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाकर फिलहाल कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई। हालांकि संघर्ष विराम समझौते को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते पर अब भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर समझौते की कुछ शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमास अंतिम क्षणों में कुछ और रियायतें हासिल करने की कोशिश में समझौते की कई शर्तों से मुकर गया है। लिहाजा समझौते को मंजूरी देने के लिए होने वाली कैबिनेट की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमास की सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। उधर हमास ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे अपनी शर्तों पर पूरी तरह से कायम है। इससे पहले बुधवार की रात कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ा समझौता हो जाने की जानकारी दी थी। अगर समझौते को इजरायली कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो संघर्ष विराम को रविवार से लागू कर दिया जाएगा। पहला चरण 6 सप्ताह का होगा और इस दौरान पूरी तरह जंगबंदी रहेगी। हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इजरायली सैनिक गाजा के सभी आबादी वाले इलाके से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही विस्थापित लोग अपने घरों को वापस लौट आएंगे। इसके अलावा गाजा में मानवीय सहायता भी बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए युद्ध विराम के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी। दूसरे चरण में जीवित बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह निकल जाएगी। तीसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा। इस दौरान हमास बंधकों को शवों को लौटाना होगा। माना जा रहा है कि इजराइल कुल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत हुई। इसमें इजराइल की तरफ से मोसाद और शिन बेट चीफ ने हिस्सा लिया। वहीं अमेरिका की ओर से ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेड मैकगर्क मौजूद रहे। इजराइल का एक वर्ग समझौते का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूरदक्षिणपंथी नेता बेन गुएर बेजेलेल स्मोट्रिच डील के खिलाफ अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। संयुक्त राज्य भारत समेत दूसरे देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है। भारत ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि हमने हमेशा से सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और संवाद एवं कूटनीति के मार्ग पर लौटने की अपील की है। समझौते के बाद 15 महीने से जारी संघर्ष के रुकने जाने की उम्मीद है। गाजा के लोगों में जश्न का माहौल है। हालांकि इजरायली सेना का
हमास के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के और मिलिट्री और विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि कल जब ये खबर आई कि हमास और इजराइल के बीच में डील हो गई है संघर्ष विराम को लेकर के, और आज उसके बाद खबर आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि हमास पीछे हट रहा है कुछ शर्तों को लेकर के, तो वो अभी अपनी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगे, तो इस सब के बीच क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो खुशी की लहर, बहुत बहुत अच्छा लगा कि कम से कम दोनों ने मिलकर के एक प्रकार से सीज फायर की बात हुई। सीज फायर आएगा एतवार से, उसके ऊपर लागू होगा, जिससे और ये जो खुशी की लहर है फिलिस्तीनियों के बीच भी देखी गई, जिस प्रकार से उन्होंने रस्तों पे आकर के खुशी मनाई। लेकिन तुरंत बाद पता चला कि कहीं ना कहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्हें लगा कि जो हमास है कहीं ना कहीं वो शर्तों से पीछे हट रहा है। तो जबकि हमास ये कह रहा है कि हमने किसी भी शर्त के ऊपर कोई मनाही नहीं की है, जो शर्तें थी उसी शर्त पर हम बिल्कुल कायम हैं। जितने रिहा होंगे, पहला फेज कितना हफ्ते का होगा, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव है, क्योंकि उनके ही कैबिनेट के बीच में कई एक लोग हैं जो युद्ध समाप्ति नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से सख्ताई से पेश आया जाए और कहीं ये ना दिखे कि नेतन्याहू जो है प्रेशर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर है और फिलिस्तीनी जो है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किसी न किसी के तरीके से सीज फायर जो है वो आना चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी में जिस प्रकार से लगातार जो लोग मारे जा रहे हैं, 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1,10,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और पूरे विश्व भर में अशांति की लहर फैल रही है। इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो एक तरीके से तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये ना हो 33 और सेकेंड फेज में है। कहा तो ये जाता है कि तकरीबन 30-35 लोग तो ऑलरेडी अपनी जान गंवा बैठे हैं, 90 जो उनके पास थे हॉस्टेजेस। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है थोड़ा सा शक सा हो रहा है, क्योंकि लड़ाई भी थमी नहीं है। 73 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे और औरतें मारी गई हैं रिसेंट एयर स्ट्राइक में। तो ये भी दर्शाता है कि इजराइल जो है प्रेशर अपना दबाव उसने बनाए रखा है फिलिस्तीनियों के ऊपर गाजा पट्टी में। और गाजा पट्टी में खुशी की लहर भी है कि कहीं ना कहीं यह लड़ाई समाप्त होती नजर आ रही है। विश्व को भी लग रहा है कि लड़ाई समाप्त होगी तो मिडिल ईस्ट में शांति का जो वातावरण है वो दोबारा कायम होगा। जनरल कुलकर्णी, आप मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त पे इजराइल का युद्ध विराम के लिए तैयार होना, क्या इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पा लिए हैं या इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिएगा, ये जो है अगर हम कहें ये युद्ध विराम इजराइल को अगर लगता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स पा लिए हैं, तो हमास ये कहेगा कि वो कामयाब नहीं हुआ है। क्योंकि इजराइल का मानना था कि ये जो सोच है, ये जो आतंकी हैं, इनको बिल्कुल ही खात्मा कर देंगे। वो तो हुआ नहीं। चाहे इतने सारे लोग मर गए, 46,000 से ज्यादा लोग मर गए, लाखों के तादाद में घायल हो गए, पूरा गाजा तबाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो ऐंठ जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इजराइल को लगता है कि आज अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो 10-15 साल के बाद फिर से वही कार्रवाई और कहानी शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल को लग रहा है कि जो मकसद, जिस मकसद से 15 महीने से वो लगातार एक तरीके से हमला करे हमास के ऊपर, चाहे उसका जो साथी दल हिजबुल्लाह है उसके ऊपर भी जबरदस्त दबाव आया, हूथियों के ऊपर दबाव आया, वही भी हार मानी जा सकती है। इस सीरिया में हम देखते हैं क्या हुआ है, लेबनान में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये कहना कि आतंकियों का खात्मा हो गया, मेरे को ऐसे लगता है ठीक नहीं होगा। सोच जो है उसको मारना बहुत कठिन है। जरूर लोग मरे हैं पर सोच नहीं मरी है, इसके लिए इजराइल को कुछ सोचना पड़ेगा। संजय जी, अगर हम हमास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है इस सीज फायर में, दोनों पक्षों को राजी करने में,
हालांकि कुछ दिक्कतें हैं और वो कब तक खत्म होंगी ये देखना होगा। और जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ट्रंप की ओर से जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया गया हमास के खिलाफ, ये दोनों फैक्टर कितना काम किए हैं यहाँ पर? देखिएगा, मैं तो ये कहूंगा कि जो ट्रंप का एक अल्टीमेटम था कि मेरे स्वेरिंग इन सेरेमनी 20 तारीख से पहले अगर हमास जो है अपने हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करता है तो हमास को पूरा तबाह कर दिया जाएगा, और उन्होंने सोचा ना होगा किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप की जो धमकी थी वो काम की है। और प्लस बाइडेन सरकार भी लगातार इजिप्ट के साथ मिलकर, कतार के साथ मिलकर के बैकडोर डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से कम एक तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति प्रहार कर सके। तो दोनों काम कर रहे हैं, एक तो बाइडेन सरकार का प्रेशर भी काम कर रहा है और ट्रंप की धमकी, और वो जो धमकी है इतनी जबरदस्त हुई है कि इसका असर देखने को मिल रहा है कि हमास को भी लग रहा है कि ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। उससे अच्छा है कि जो भी 70-80 जितने भी हॉस्टेजेस बचे हुए हैं उनको छोड़ने में बाद में देखेंगे क्या होगा। अगले 4 साल तो ट्रंप सरकार में रहेंगे तो ये तो मुश्किल होगा। और 15 महीने में जो तबाही हुई है, जिस प्रकार से लगातार इजराइल एक तरफ से सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, तो वो भी नहीं देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों काम किए, बाइडेन सरकार की मेहनत और ट्रंप की धमकी, दोनों ने काम किया। यही कारण है कि आज कम से कम सीज फायर की बातचीत हो रही है, खुशी की लहर दौड़ रही है, चाहे थोड़ी बहुत अनबन हो तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। संजय जी, ये जो अनबन की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कल काफ़ी खुशी का माहौल था, हम देख रहे थे कि दुनिया भर से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन आज दिन में जिस तरह से नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से कहा गया कि आज उनकी कैबिनेट की बैठक होनी थी इसको मंजूरी देने के लिए, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि हमास पीछे हट रहा है और जब तक हमास पूरी तरह से नहीं मान जाता कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो कल समझौता हुआ है एक तरह का, ये समझौता जो इसकी टाइमलाइन है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रविवार से ये लागू होगा, ये तब तक लागू हो पाएगा या अभी थोड़ा और समय ले सकता है? मुझे लगता है कहीं लड़ाई में कभी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो 20 तारीख का डेडलाइन है, मुझे लगता है नेतन्याहू चाहेंगे कि सब कुछ 20 तारीख से पहले हो जाए तो अच्छा है। बनिस्बत 6 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते के बाद फेज 2 शुरू होगा, उसमें फिर दूसरी रिहाई होगी, उसमें फिर 1000 फिलिस्तीनी उस वक्त रिलीज किए जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लग रहा होगा नेतन्याहू को कि 20 तारीख है और 20 तारीख से पहले अगर सांप मरता है और लाठी नहीं टूटती है तो क्यों ना अभी इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बनिस्बत 20 के बाद क्या होगा, वो जो धमकी दी है पता नहीं किस प्रकार से उसको अमल में लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, क्या दबाव बनेंगे विश्व में। इसलिए मुझे लगता है 20 से पहले ट्रंप भी प्रेशर कर रहे होंगे नेतन्याहू को कि आप दबाव बनाए रखें और आपको जो चाहिए आप अभी ले लीजिएगा, उसके बाद फिर शांति के बहाल की ओर हम अग्रसर रहेंगे बनिस्बत लड़ाई। तो लड़ाई तो समाप्त करने की जनरल कुलकर्णी, एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। अक्टूबर 2023 से जब ये शुरुआत हुई थी, उसके बाद इजराइल को न सिर्फ हमास से लड़ना पड़ा, हिजबुल्लाह से इजराइल को लड़ना पड़ा, हूथी से लड़ना पड़ा, ईरान से लड़ना पड़ा। तो इस पूरा जो इजराइल का ऑपरेशन था इस दौरान में, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिएगा, इसमें अमेरिका की जो जीत हुई है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि चीन और ईरान मिलकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं और एक तरीके से गठबंधन हो रहा है और मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं अमेरिका का जो एक तरीके से दबदबा था वो कम होता लग रहा था। तो वो दबदबा जो है वो दोबारा आ गया है, क्योंकि ईरान बिल्कुल ही शांत हो गया है और ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। सीरिया में आपने देख ही लिया है, पूरी सत्ता हार करके चले गए हैं और सीरिया बिल्कुल ही एक सिविल वॉर की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेबनान में हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है उसका पूरा ही जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है। लेबनीज को भी जो है उनको भी लगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, हमास को भी लगा, वेस्ट बैंक को भी, मतलब कहीं ना अगर हम देखें तो इजराइल की जीत हुई है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो
शांति आनी थी, वो पता नहीं कितना वक्त लगेगा बहाल होने में, लेकिन कम से कम यहूदियों को ये एक बात जो है लगने लगी है, ये उनके बरखिलाफ जो एक तरीके से जो कार्रवाई हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। अमेरिका का दबदबा दोबारा मिडिल ईस्ट में आ गया है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलेंगे। पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून मानव अधिकार के उल्लंघन, हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध, भीड़, हिंसा और उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको लेकर मानवाधिकार संगठन हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। अब तो इस मामले में एक बड़े रैकेट के शामिल होने की बात सामने आने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जहां एक ओर स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित करने का आह्वान किया है, वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार के रवैये की आलोचना की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आतंकवाद की तरह ही इस निंदा कानून के दुरुपयोग की समस्या भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। दशकों से यह कानून अल्पसंख्यकों के लिए काल बना हुआ है। इस निंदा के नाम पर अब तक न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह किया जा चुका है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भी इसके प्रकोप से अछूते नहीं हैं। मनगढ़ंत आरोपों में न जाने कितने लोगों को जेलों में ठूसकर आधुनिक युग में उनसे अभिव्यक्ति की अधिकार छीन लिए गए हैं। हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक विशेष रूप से इसका शिकार बन रहे हैं। नफरत के इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा एक रैकेट काम कर रहा है। यह समूह भोले भाले लोगों को पहले अपने जाल में फंसाता है और फिर इस निंदा कानून का डर दिखाकर जबरन वसूली के लिए ब्लैकमेल करता है। वकीलों और कट्टरपंथियों के इस गिरोह को फिरौती ना मिलने पर उन्हें इस निंदा आरोपों में फंसाकर काल कोठरी में ठुसवा दिया जाता है। यह गिरोह अब तक करीब 400 बदकिस्मतों को अपना शिकार बना चुका है। गिरोह निर्दोषों को फंसाने के लिए युवा लड़के लड़कियों को भर्ती करता है। यह लोग सोशल मीडिया पर कुछ लक्षित युवाओं को नौकरी जैसी कई तरह की लालच देकर पहले अपने जाल में फंसाते हैं। जब भरोसा जीत लेते हैं तो फिर शुरू होता है इनका प्रताड़ना का खेल। उन पर इस निंदा के आरोप लगाकर जबरन वसूली से लेकर धन परिवर्तन तक के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तानी सरकार के नाक के नीचे यह रैकेट फलता फूलता दिखाई दे रहा है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आवाज बुलंद हुई तो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए IG को तलब कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस निंदा के आरोप, चाहे वे सच्चे हों या झूठे, अक्सर मृत्युदंड या एकांत कारावास की लंबी सजा का कारण बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1987 से पाकिस्तान में 2100 से अधिक लोगों पर इस निंदा का आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान में 40 लोगों को मृत्युदंड की भी सजा मिल चुकी है। कम से कम 89 लोगों को इस निंदा के आरोपों में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है। और तो और पाकिस्तान सरकार ने कानून को नरम करने के बजाय
और कठोर बनाने का प्रयास कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के और मिलिट्री और विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आर्थिक फ्रंट पे पाकिस्तान फेल है। अपने अगर फ्रंट की बात करें तो जिस तरह से अफगान और पाकिस्तान, वहाँ पर तालिबान और पाकिस्तानी सेना जिस तरह से लड़ रही हैं और पाकिस्तानी सेना की हालत ख़राब है, वहाँ पर वो फेल है। और देश के अंदर राजनीतिक सहिष्णुता इमरान खान के मामले में देखी गई है, कितनी वहाँ पर है। और अब ये ईश निंदा कानून का जो मामला आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है पाकिस्तान में एक जबरदस्त परेशानी है और उसके कारण ही सब पैरामीटर्स, जैसे आप कह रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है, सोशल पैरामीटर्स है, हर जैसे ईस्ट निंदा, हर एक इसमें पाकिस्तान जो है एक हम कहेंगे मुजरिम के तौर पर उतरा है, जिसके कारण उसकी छवि जो है पूरे विश्व भर में खराब हुई। आज तक हम पाकिस्तान को आतंकी के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान में आतंक फैलता था, पाकिस्तान आतंक का ही एक बड़ा सौदागर था। आज वही नहीं, आप इंग्लैंड में भी देखिए, ब्रिटेन में भी देखिए, किस प्रकार से ग्रूमिंग गैंग जो खड़ी हुई हैं और जिस प्रकार से वो शोषण कर रही हैं और जिस प्रकार से उन्होंने उधर एक तरह से वहां पर भी इंक्वायरीज के पीछे और वक्त जो है लगातार ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। या आप इस तरीके से एशियन बोलते नहीं, वो तो सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी उधर भी इस तरह के जो धंधे शुरू किए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, चाहे वो अहमदियाज है, चाहे क्रिश्चियंस है, चाहे हिंदूज है, सबके बरखिलाफ, और ये जो कार्रवाई है ये लगातार एक उनकी मानसिकता को दर्शाती है। या पाकिस्तान में जो आज मानसिकता है, चाहे वो मदरसे के द्वारा हुई हो या किसी कारण से जो फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, मतलब एक जो मानसिकता है, ये एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब अंदरूनी सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया इस देश को। ये हर फ्रंट के ऊपर, चाहे आतंक में हो उसमें भी आगे, चाहे शोषण हो उसमें भी आगे, चाहे आर्थिक स्थिति है उसमें सबसे पीछे। तो ये ऐसे हालत क्यों हो गई है? और वही नहीं, अफगानिस्तान में घुसे तालिबान की मदद के लिए और ये सोच करके कि हम उसको अपना एक एक्सटेंडेड स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजिक डेप्थ तो छोड़ो, वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो बोल रहे तालिबान का ही है और हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, वहां ईरान के साथ भी उसकी लड़ाई छिड़ गई। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आज ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा है, वो खुद भी नहीं जानता होगा कि अब क्या होगा। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या पाकिस्तानी जो है खुद सिविल वॉर में लगेंगे, ये क्या हो गया? क्योंकि आज तक पाकिस्तान में परेशानी ये है कि फौज ने उसको कंट्रोल कर रखा है, और ऐसा कंट्रोल चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसमें पूरे विश्व भर में सरकारों की फौज होती है, यहां फौज की ही पूरी सरकार है। तो ये जो चल रहा है तो पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे लगता है बहुत खतरे की घटना है। हम पाकिस्तान को तो सोचना पड़ेगा ही, क्योंकि पूरे विश्व भर में आज अगर आर्थिक स्थिति में पाकिस्तान बहुत पिछड़ गया है, सोशल स्टैंडर्ड्स में उसका हालत ये हो गई, माइनॉरिटी मतलब ह्यूमन राइट्स को, हाँ पाकिस्तान जो खुद अपने लोगों को मैं कहूंगा बचाने की कोशिश कर रहा था, आज उस मकाम पर पहुंच गया कि कोर्टों ने उनको कहना शुरू कर दिया है कि वाकई हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे खामियां हैं, उन खामियों को दूर करना पड़ेगा। लोगों को अब लगातार जेलों में मारा जा रहा है, लोग आप बलूचिस्तान को देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई है कि हजारों की तादाद में लोग गुम हो रहे हैं, जेलों में जाते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता है। बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है, धर्म परिवर्तन के पीछे और उनको लालसा दी जा रही है। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है चंद्रशेखर जी कि पाकिस्तान आज ऐसी कतार पर खड़ा है कि उसी को खुद ही नहीं मालूम है कि उसके साथ क्या होगा, कल टिकेगा ये देश या बटेगा। और हम तो चाहेंगे एक पड़ोसी होने के नाते उसकी अच्छाई और भलाई अगर पाकिस्तान संभल जाए, लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ सीखा है, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट पर हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पर हो या सोशल फ्रंट पर हो, सब में टोटल फेलियर आज पाकिस्तान उस नौबत पे आ चुका है। ठीक है जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रखी, अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी हम आपको दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रोसेन ज़ेलियाज़कोव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इससे पहले बुल्गारिया की संसद ने पूर्व संसदीय स्पीकर रोसेन ज़ेलियाज़कोव के नेतृत्व में एक कैबिनेट को मंजूरी दी। अक्टूबर में GERB पार्टी ने देश में 4 साल में हुआ 7वां चुनाव जीता था, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे 2 महीने से अधिक समय तक अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के लिए बातचीत करनी पड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का दौरा किया। कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में 100 साल की दोस्ती के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता लंबे समय तक कीव के लिए ब्रिटेन के समर्थन की गारंटी देगा। जब कीर स्टारमर कीव में थे तो उसी समय रूसी ड्रोनों के द्वारा कीव के सिटी सेंटर पर हमला किया गया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के लिए टैरिफ, सैन्य या आर्थिक कार्रवाई की धमकी देने के बाद गुरुवार को देश के व्यापारिक नेताओं की एक बैठक बुलाई। इससे पहले फ्रेडरिक्सन ने बुधवार को फोन पर ट्रंप से कहा कि ग्रीनलैंड को अपना भविष्य खुद तय करना है और डेनमार्क आर्कटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करने को तैयार है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अभी भी अग्निशामकों को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर सफलता भी मिली है। इस बीच लॉस एंजलिस क्षेत्र में तूफान के कारण आग बढ़ने की संभावना वाला रेड अलर्ट खत्म हो गया है। हालांकि शुष्कता और हवा की स्थिति के कारण खतरा अभी भी बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपनी गिरफ्तारी के दूसरे दिन जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया। वहीं पहले दिन की पूछताछ में भी वो चुप रहे। देश में अल्पकाल के लिए मार्शल लॉ लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके महाभियोग को लेकर संवैधानिक अदालत दूसरे चरण की सुनवाई शुरू करने वाली है। इसके बाद फैसला होगा कि उनको हटाया जाएगा या दोबारा राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्यूबा ने अमेरिका के साथ एक समझौते के बाद सैकड़ों कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त करते हुए पहले कैदी को रिहा कर दिया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजकों की सूची से हटा दिया। इसके बदले क्यूबा 553 लोगों को रिहा कर देगा, जिनमें से कई को 2021 में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था।